आप सभी को सादर नमस्ते। जय श्री राम। मेरे YouTube चैनल वसुधा के रंग में आप सभी का स्वागत है। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता हेतु अपने देश में, अपने भारत भूमि के लाखों वीर वीरांगनाओं ने अपने जीवन की आहुति दी, जिनमें से हम बस कुछ के नाम जानते हैं जिन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई, और उन प्रमुख भूमिका निभाने वालों में भी हम बहुत कम के नाम जानते हैं। सामान्य जनमानस तक बहुत कम लोगों का इतिहास पहुंच पाया। परिस्थितियों हम बहुत कम लोगों को जान पाए जिन्होंने अपने देश की, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए अपने जीवन की आहुतियाँ दी। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी वीरांगना की जिनकी उपलब्धियां, जिनका योगदान, जिनकी आहुतियां बहुत ही अकल्पनीय थीं और अकल्पनीय रहेंगी। हम जब जब उनके बारे में पढ़ेंगे, जब जब उनके बारे में और ज़्यादा जानेंगे। वीर सावरकर को हम सब जानते हैं, जो अंग्रेज़ों के लिए बहुत ही बड़े नासूर थे। अंग्रेज़ों ने उन्हें बहुत यातनाएं दी। उन वीर सावरकर को जब 1910 में 1 जुलाई को जल मार्ग के द्वारा भारत लाया जा रहा था, तो उनको जहाज़ से उस जल मार्ग से छुड़ाने का, बाहर लाने का प्लान भारतीय क्रांतिकारियों की एक टीम ने बनाया था, जो प्लान बेशक असफल हो गया था, क्योंकि वीर सावरकर जहाज़ से पहले ही जल में कूद गए थे और बाद में पकड़े गए थे। तो उनको वहाँ से आज़ाद कराने का सपना देखने वाले, प्लान बनाने वाले जो क्रांतिकारी थे, उनमें अग्रणीय भूमिका निभाने वाली महान क्रांतिकारी, भारत की महान वीरांगना थी मैडम कामा। विदेशों की सरजमी पर, विदेशों की भूमि पर रहकर भारत के लिए अद्भुत कार्य करने वाली, भारत के लिए क्रांति की ज्वाला भड़काने वाली वो एक महान विभूति थी। क्योंकि उस समय जो बड़े स्तर के क्रांतिकारी होते थे, जो अंग्रेज़ों के लिए ज़्यादा हानिकारक होते थे, उन्हें विदेश भी भेज दिया जाता था। उन्हें ऐसे स्थानों पर भेज दिया जाता था जहाँ से वो भारतीयों से संपर्क ना कर पाएँ, भारत में उपस्थित क्रांतिकारियों से संपर्क ना कर पाएँ। तो ऐसे क्रांतिकारियों के साथ मैडम कामा विदेशों में संपर्क बनाती थीं, बैठकें होती थीं, पत्रिकाएँ छापी जाती थीं और हथियार इत्यादि के वहाँ से भारत के लिए सप्लाई किए जाते थे। वो मैडम कामा, जो कि बचपन से कोई पैदाइशी क्रांतिकारी नहीं थी, उन्होंने एक अमीर घराने में जन्म लिया था। उनके पिताजी सोराबजी थामाजी पटेल मुंबई के जानी मानी हस्ती थे। मैडम कामा बचपन से ही बड़ी मेधावी थीं, पढ़ने लिखने में अपने अध्यापकों की चहेती थीं, और विद्यार्थी जीवन में उन्होंने अंग्रेज़ों के शासन के बारे में कुछ जाना और उनके अंदर जो क्रांति की ज्वाला है वो भड़कने लगी। अपनी बेटी के इस तरह की क्रियाकलापों को देखकर पिताजी को चिंता हुई और उन्होंने उनका विवाह कर दिया। उन्होंने जिस व्यक्ति के साथ उनका विवाह किया वो हर तरह से साधन संपन्न तो थे, परंतु वो अंग्रेजी सरकार के पक्षधर थे और उनका मानना था कि अंग्रेज़ों से ज़्यादा बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं है। मैडम कामा, जिनके अंदर क्रांति की चिंगारी भड़क चुकी थी अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध, उनको एक ऐसा पति मिला जो अंग्रेज़ों का पक्षधर था। मैडम कामा उस जीवन को स्वीकार नहीं कर पाईं और वो पुनः क्रांति की आग में कूद पड़ी, वो पुनः क्रांति के मार्ग पर चल पड़ी। मुंबई में प्लेग की बीमारी फैली हुई थी और सेवा करते हुए वो स्वयं बीमार हो गई। वो इतनी ज़्यादा अस्वस्थ हुई कि उन्हें अपने स्वास्थ्य लाभ हेतु यूरोप जाना पड़ा। यूरोप के बाद उनकी जो क्रांति थी वो विदेशों से ही शुरू हो गई। यूरोप, जर्मनी, स्कॉटलैंड, फ्रांस आदि के बाद लंदन पहुंची। लंदन में दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव के रूप में उन्होंने 1.5 वर्ष कार्य किया, जिसमें उनका संपर्क भारत देश के बड़े बड़े क्रांतिकारियों से और बड़े बड़े विद्वानों से हुआ। जर्मनी के एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो कि स्टुअर्ट में हुआ था, वहाँ वो भारतीय झंडा लेकर पहुंची और सभी को उस झंडे की जय बोलने को, उस झंडे को नमन करने को कहा। और वो उसके बाद वो झंडे को लेकर ही जाती थी। वो किसी भी देश में वक्ता के रूप में जाएं, भाषण देने जाएं, श्रोता के रूप में जाएं, वो उस झंडे को लेकर ही जाती थी और कहती थी कि अपने देश के झंडे के तले बोलना हमारी परिपाटी है,
जो झंडे का प्रारूप है वो 1905 में मैडम कामा और वीर सावरकर तथा अन्य क्रांतिकारियों के द्वारा तैयार किया गया था। उस झंडे पर वंदे मातरम भी लिखा हुआ था, जो पहली बार 1905 में बर्लिन में और 1907 में इसमें बंगाल में फहराया गया था। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, मिस्र, लंदन, स्कॉटलैंड इत्यादि देशों में रहकर इन्होंने भारत के लोगों के लिए क्रांति की। अमेरिका में 28 अक्टूबर 1907 को मिनर्वा क्लब में द्वारा जो एक होटल में की गई थी, गोष्ठी सम्मेलन किया गया था, उसमें इन्होंने भारतीयों के मतदान के लिए राजकीय अधिकार का पुरजोर मांग की। 1908 में लंदन के व्हाइट हाउस में दिए गए भाषण, जो इनके भारतीयों के पक्ष में थे, भारतीयों के साथ जो हो रहा था उस पक्ष में थे, तो उसकी प्रतियां छपी, पुस्तकें छपी और वो भारत तक पहुंचाई गई, जो कि पुस्तिका में क्रांति के मौलिक अधिकारों का संक्षेप में सार समेटे हुए थी। भारत की आज़ादी के लिए लड़ने वाली ये जो महान वीरांगना थी, विदेशों में इनको तूफानी वक्ता के रूप में जाना जाने लगा। इनके खिलाफ लंदन में षड्यंत्र होने लगा, क्योंकि ये अंग्रेजी सरकार के लिए नासूर बन चुकी थी और इनको मारे जाने का षड्यंत्र होने लगा। तो इन्होंने स्थिति को भांपते हुए लंदन छोड़ दिया, फ्रांस पहुंच गई। फ्रांस में रहकर क्रांति के कार्य करने लगी, भारतीयों के लिए कार्य करने लगी। और जब अंग्रेज़ों ने देखा कि ये महिला हमारे लिए खतरा बनती जा रही है, कहते हैं जहाँ वो फ्रांस में रहती थी, उनका जो निवास स्थान था वो बड़े बड़े क्रांतिकारियों का किला कहा जाता था। जो भी विदेशों में बड़े बड़े क्रांतिकारी थे वो सब आकर वहाँ पर मैडम कामा के साथ मिलते थे। तो जब अंग्रेज़ों ने जाना कि ये मैडम कामा जो है ये हमारे शासन के विरुद्ध बहुत बड़ा नासूर बन गई है, बहुत हानिकारक हो गई है, तो इन्होंने फ्रांस की सरकार को लिखा कि मैडम कामा को भारत भेज दिया जाए। परंतु फ्रांस ने उसकी बात नहीं सुनी, मैडम कामा ने भी आने से मना कर दिया। तो जो भारत का उस समय शासन था, अंग्रेजी शासन, उन्होंने मैडम कामा को भारत आने पर रोक लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया, उनके खिलाफ अध्यादेश जारी कर दिया कि वो भारत नहीं आ सकती हैं और भारत में जो उनकी संपत्ति थी वो बहुतायत मात्रा में हड़प ली। भारत सरकार की जितनी उनके ऊपर पाबंदियां लगाती जा रही थी वो उतनी ज़्यादा उसके लिए खतरा बनती जा रही थी। विदेशों में उतनी ज़्यादा उनका नाम होता जा रहा था और विदेश में रहकर वो भारत के क्रांतिकारियों के लिए उतनी ही ज़्यादा लाभदायक होती जा रही थी। पेरिस से उन्होंने वंदे मातरम नामक पत्रिका शुरू की। वो पत्रिका भारत पहुंचाई जाती थी क्रांतिकारियों को और इस पत्रिका का संपादक जो है उनको बनाया गया लाला हरदयाल को। उसके बाद मदन लाल धिंगरा नाम के क्रांतिकारी थे, उनकी स्मृतियों में मदन की तलवार नामक पत्रिका प्रकाशित की गई बर्लिन से, जिसका प्रकाशन वो स्वयं करती थी। और सावरकर जो है अस्वस्थ होने के बाद पेरिस आए स्वस्थ होने के लिए। बहुत ज़्यादा जो अस्वस्थ हो गए थे अंग्रेज़ों के टॉर्चर करने से। कहते हैं मैडम कामा ने उनकी बहुत देखभाल की, बहुत सेवा की, वो स्वस्थ हो गए और पुनः क्रांति के कार्यों में लिप्त हो गए, लेखन कार्य में लिप्त हो गए। भारत की क्रांतिकारियों के लिए पैसा, हथियारों की सप्लाई मैडम कामा की पूरी टीम भारत के लिए करती थी, ताकि भारत में रह रहे क्रांतिकारियों को हथियार और पैसे की कमी ना हो। इसके बाद जो जिनेवा के उसमें जो इनका वंदे मातरम पत्रिका निकलती थी उस पर रोक लगने लगी, तो इन्होंने हॉलैंड से शुरू की पत्रिका और ऑक्सफोर्ड के द्वारा वो भारत पहुंचाना चाह रहे थे, लेकिन ये प्लान असफल हो गया। फिर चोरी छुपे उसकी प्रतियां भारत पहुंचाई जाने लगी। अंग्रेज़ों को अपने ऊपर बड़ी ही शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि एक वो महिला का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे हैं, वो विदेश में रहकर इतनी बड़ी क्रांति ला रही है और वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो अपना ही अध्यादेश भूल गए और उन्होंने पुनः फ्रांस को लिखा कि वो मैडम कामा को भारत भेज दें। मैडम कामा ने पुनः इनकार कर दिया, लेकिन उसके बाद महायुद्ध छिड़ा। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी कि मैडम कामा को भारत आना पड़ा। भारत आने पर अंग्रेजी सरकार ने एक शर्त रखी कि वो भारत में आकर क्रांति की गतिविधियों में लिप्त नहीं होंगी। उन्होंने ये बात मानने से इनकार कर दी, पर अपने शुभचिंतकों और रिश्तेदारों के द्वारा मनाए जाने पर उन्होंने ये बात मान तो ली। लेकिन जब तक अंग्रेजी सरकार ने ये शर्त रखी उनको भारत बुलाने के लिए, तब तक उनकी उम्र 70 वर्ष हो चुकी थी, वो अस्वस्थ हो चुकी थी। उनके समय के जो प्रमुख क्रांतिकारी थे, जो उनके टीम के क्रांतिकारी थे, उनके कुछ के नाम यहाँ पर इस प्रकार हैं। श्यामजी कृष्ण वर्मा,
सरदार सिंह राणा, वीर सावरकर, लाला लाजपत राय, हेमचंद्र दास, दादा भाई नौरोजी, वीवीएस अय्यर जिन्हें ऋषि जी भी कहते हैं, लाला हरदयाल सिंह जी और वीरेंद्र नाथ, ये उस समय के उनके समकालीन और उनकी टीम के क्रांतिकारी थे। मैडम कामा जब भारत आई तो अपनी जन्मभूमि में मुंबई आकर बहुत प्रसन्न हुई, हर्षित हुई, परंतु अब उनकी उम्र हो गई थी, 70 वर्ष की हो चुकी थी। 34 वर्ष पूरे विदेश में रहकर, कई देशों में रहकर उन्होंने आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ी थीं, आज़ादी के लिए बहुत सारे चीज़ें तैयार की थीं, भारत में रह रहे क्रांतिकारियों के लिए वहाँ से बहुत कुछ किया था। अब वो भारत आने के बाद वापस अस्वस्थ होने के कारण उनको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, जहाँ वो लगातार 8 महीने भर्ती रहीं और 13 अगस्त 1936 को उन्होंने शरीर छोड़ दिया। जिस स्वतंत्रता का सपना उन्होंने देखा था, वो स्वतंत्रता अंग्रेजी शासन के हाथों जो हमारी मुक्ति होनी थी, हाथों से जो स्वतंत्रता मिलनी थी, वो स्वतंत्रता उनकी शरीर छोड़ने के 11 वर्ष बाद मिली। ऐसी महान वीरांगना, ऐसी अद्भुत योद्धा जो इतना सब विपरीत परिस्थितियों में विदेशों में रहकर अंग्रेज़ों के लिए नासूर बनी और अंग्रेज़ सरकार उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई, ऐसी महान योद्धा का सामान्य जनमानस शायद नाम तक नहीं जानता है। हमें अपना इतिहास पढ़ना है, जानना है, क्योंकि हमारा इतिहास हमारी धरोहर है, हमारी संस्कृति हमारी धरोहर है, हमारी ताकत है, इसको संभाल के रखना है। आप सभी को पुनः सादर नमस्ते। जय श्री राम।